नमस्कार दोस्तों, कोडार्क एडुकेयर में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में प्रस्तावना की एक रूपरेखा हम लोग समझे थे और अब हम प्रस्तावना पे विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पूरे प्रस्तावना के अंदर कहाँ-कहाँ से सवाल बन सकते हैं और प्रस्तावना का सारांश क्या है और कैसे इसका वो किया जाए। जो सवाल बन सकते हैं, सवाल दो तरह के बनेंगे। प्री में तो एक लाइन वाला बनेगा, लेकिन अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आता है कि प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। और प्रस्तावना में जो छोटे छोटे वाक्य हैं, पहले हम यह समझ लें कि एक सवाल ये आता है निम्नलिखित में क्रम क्या है, कैसे क्रम है, तो उसको हम पहले समझ लें। ये जो क्रम है, पहले सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरे पे आता है समाजवादी, फिर तीसरे पे आएगा आपका पंथ निरपेक्ष और चौथा क्रम आपका है लोकतंत्रात्मक और पांचवा क्रम है गणराज्य। ये पांच क्रम हैं और ये पूछे भी जाते हैं कि निम्नलिखित में से क्रम क्या होगा, और आपको दे दिया जाएगा कि क्रम वो रहेगा नहीं और क्रम पूछा जाएगा आपसे। तो आपके संविधान में जो क्रम बताए गए हैं वो यही है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तो ये क्रम है। अब हम इसकी एक एक शब्द की पूरी व्याख्या करते हैं। पहला शब्द जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभुता। यह संप्रभुता का तात्पर्य यही होता है ऐसी व्यवस्था जो अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय को लेने में स्वतंत्र हो और अपने निर्णय का पालन करवाए और निर्देशित करे, लेकिन किसी अन्य शक्ति के द्वारा निर्देशित न हो। जैसे कि हमारा देश जब आजाद हुआ, ये बॉर्डर लाइन आप मान लीजिए, और आजादी के बाद हमारा देश आजादी के बाद क्या हो गया, संप्रभुता। इससे पूर्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि निर्णय लेने के सारे अधिकार हमारे पास नहीं थे, अंग्रेजों के पास थे। तो ये हुआ आपका संप्रभुता का तात्पर्य ये हुआ। और ये कई तरह के होते हैं। नाम मात्र का तात्पर्य, क्योंकि हम भारत के संविधान के विषय पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पूरी तरह से भारत के संविधान के ही विषय में अध्ययन करेंगे। तो नाम मात्र का होता है कि शासक का संवैधानिक प्रमुख हो, किंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा, किंतु निर्णय स्वयं ना ले, सलाह के लिए कोई हो। भारत के परिप्रेक्ष्य में नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति के विषय में आएगी। तो क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन निर्णय उसको मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परिषद के परामर्श से लेना पड़ता है। तो यह हो गया नाम मात्र की संप्रभुता। तो दूसरी क्या है, वास्तविक। क्योंकि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया जा रहा है। तो दूसरी वास्तविक में है, वास्तविक में आप क्या जाएंगे, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रि परिषद। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये चारों अगर आपको 50 शब्दों में या 100 शब्दों में लिखने के आ जाए कि प्रस्तावना में वर्णन की गई संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, तो आप इस व्याख्या से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज, हमारे यहाँ जो संप्रभुता है वो चारों तरह की है। नंबर एक, नाम मात्र का मतलब राष्ट्रपति प्रमुख होगा, लेकिन वो किसी के निर्णय से चलेगा। फिर वास्तविक मतलब हुआ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब आता है कानूनी। हमारे सारे कानून कहाँ बनते हैं?
सारे कानून हमारे जहां बनते हैं वही कानूनी प्रक्रिया हो गई, तो हमारे सारे कानून संसद में बनते हैं। कानूनी संप्रभुता भी हमको प्राप्त है। अगर यही कानून किसी विदेशी शक्ति द्वारा बनता तो हमको संप्रभुता नहीं प्राप्त होता। फिर चौथी बात आती है राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब है कि हमको राजनीतिक रूप से क्या स्वतंत्रता है। तो हम ही आप हैं, मतलब यही कह दिया गया हम भारत के लोग। तो राजनीति कौन है? जनता। क्योंकि जनता को मतदान करना और उसके बाद अपना प्रतिनिधि चुनना सरकार है। अब ये क्रम क्या है, ऐसे चलता है। पहले राजनीतिक संप्रभुता, उसके बाद वो कानूनी संप्रभुता में आएगी, फिर कानूनी के बाद वो वास्तविक और वास्तविक के बाद नाम मात्र। ये सबसे ऊंचे पद पे रहेगा। और ये राजनीतिक अगर जनघनत्व की ये बात किया जाए कि प्रतिभागी कहाँ होंगे तो ये क्रम होगा, ये सबसे ज्यादा, ये कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। ये आपका हो गया। अब दूसरे शब्द में हम आते हैं। ये तो मैंने पहले शब्द की व्याख्या की है। अगर कभी कभी आ जाता है 125 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन या 125 शब्द या 200 शब्द में, तो आप इसकी पूरी व्याख्या कैसे करेंगे? अगर ये आ जाए कि संविधान में वर्णित इन 5 शब्दों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त व्याख्या करिए। तो व्याख्या में आप सबसे पहले इसको संपूर्ण बहु संपन्न का मैंने 4 भागों की व्याख्या कर ही दी है। अब दूसरी चीज हम आ जाते हैं समाजवादी पे। समाजवादी पे ऐसी शासन व्यवस्था, समाजवादी का तात्पर्य ऐसा होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को ना महत्व देकर समाज को महत्व दिया जाए, व्यक्ति से अपेक्षा समाज को ज्यादा महत्व दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्ति विशेष के लिए कोई नीति ना बनाई जाए, समाज कल्याण की भावना के साथ नीति बनाई जाए। सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य ऐसा है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें समाज के सामूहिक हितों का ध्यान रखा जाए और वहां व्यक्ति के निजी स्वार्थ या व्यक्ति की निजी आकांक्षाओं को न रखते हुए समाज की आवश्यकता या उसकी पूर्ति या समाज के कल्याण को देख के जो नीति बनाई जाए वो समाजवादी है। फिर आता है तीसरा, पंथ निरपेक्ष। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और प्रतिदिन हो भी रही है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का मतलब यहाँ तात्पर्य देश से है, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा, मतलब धर्म नहीं होगा, उसका सिर्फ धर्म एक होगा, संविधान। संविधान के अनुसार ये सारा काम होगा। धर्म निरपेक्ष पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित भी नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जनता के टैक्स पे किसी धार्मिक संस्थान या किसी धार्मिक स्थल या किसी धार्मिक आयोजन में पैसा खर्च किया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यही है कि ना तो राज्य का कोई धर्म होगा और ना वह किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगी, वो सभी धर्मों को सामान्य भाव से देखेगी और इसके लिए संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है, वो आगे हम समझेंगे। अब आती है बात चौथा, लोकतंत्रात्मक। इसमें तो काफी चर्चा हो गई है। लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य हुआ कि जनता द्वारा चुने गए शासकों से शासन कराना। अब लोकतंत्रात्मक में 2 चीज होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्रात्मक में 2 चीजें होंगी, एक हो गया प्रत्यक्ष और एक हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का तात्पर्य हुआ जहां जनता सीधे भागीदारी, जहां जनता सीधे भागीदारी करे। तो ये प्राचीन काल में होता था कि जैसे छोटे छोटे काबिले, छोटे छोटे समूह में विभाजन रहता था, तो वहां जनता सीधे कोई मीटिंग बुला के या एक सभा करके वहां निर्णय ले लिया जाता था, उसी को कानून बना दिया जाता था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। लेकिन क्योंकि आज ज्यादा व्यापक हो गया है तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य हुआ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से शासन चलाना। यहाँ देखिए एक चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा, निश्चित समय। लोकतंत्र में ये नहीं है कि एक बार चुन लिया गया, जब चुनाव हो उस समय मतदाता को ये पता हो कि हम जो प्रतिनिधि चुन रहे हैं कितने अधिकतम कितने समय के लिए चुन रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है।
ऐसा नहीं, निश्चित कार्यकाल के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कराना ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष में जनता सीधे भागीदारी है। अब सवाल एक किसी परीक्षा में पूछा गया था कि जनमत संग्रह किस प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण है, तो जनमत संग्रह जो है वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्यों? अगर कोई बात जनमत संग्रह करके निर्णय लिया जाता है तो उसमें जनता की सीधे भागीदारी होती है, और जनता की जब सीधे भागीदारी होगी तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अगर ये बताया जाए कि सदन के द्वारा बनाई गई बिल किस लोकतंत्र के अंतर्गत है, तो वो हमारे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत है। अब आ जाइए पांचवा शब्द, गणराज्य। गणराज्य शब्द का तात्पर्य होता है संवैधानिक प्रमुख होना, किसी वंश परंपरा का प्रमुख न होकर निर्वाचित प्रमुख होना। जैसे भारत के राष्ट्रपति महोदय हमारे, उनका निर्वाचन होता है। तो अब सवाल एक ये बनता है, क्या भारत आजादी के समय गणराज्य था? नहीं, आजादी के समय गणराज्य नहीं था। जब संविधान लागू हुआ है तब गणराज्य बना है, जब राष्ट्रपति का पद आया है तब गणराज्य बना है, उससे पहले हमारा देश गणराज्य नहीं था। तो ये आपके हुए पांचों शब्द, और ये पांचों जो है इसकी मैंने व्याख्या की है। और ये आप विश्वास मान के चलिए कि इधर समीक्षा अधिकारी बीओ और पीसीएस तीनों मिला के कहीं ना कहीं ये पूछा जरूर जाएगा, 50 शब्द या 125 या 200 शब्द में ये पूछा जरूर जाएगा। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। और आज का बस क्लास यही तक है, और एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।